So, good morning, plus two class. How are you all? I hope that you all are fit and fine, and you all are reading and watching these videos, and you are also getting information from my videos. Those who are unable to get these videos, simply they can visit at YouTube. Just write there Ankush Kataria, and you will get all these videos. Those who are unable to get, जो बच्चे इन वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं वो सिंपली यूट्यूब पे जाके अंकुश कटारिया लिखेंगे तो उनको ये सारे वीडियोस वहाँ मिल जाएंगे. सो एज यू नो वेरी वेल के वी हैव स्टार्टेड आवर topics which are added by CBSE board, and these topics are not added in your textbook. So these are the some of the new topics. So इन्हीं के ऊपर मैं अपने वीडियो बना रहा हूँ. Already I have sent you 3-4 videos in which we have clear at least 10 to 12 topic we have cleared. Those who want to see those videos again, they can simply go at YouTube. दोबारा भी YouTube पे जाके वो देख सकते हो. So let's start. So India's foreign policy, भारतीय विदेश नीति. इंडिया इजराइल रिलेशन, यहाँ हम इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. नियरली 45 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, कहते हैं देश की आज़ादी के 45 साल बाद, ड्यू टू वेरियस रीज़न, कई कारणों से, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी विद इजराइल रिमेन्ड लार्जली अनएक्सप्लोर्ड. कहते हैं भी भारत की इजराइल के साथ विदेश नीति जो थी वो कई कारणों से अज्ञात रही, यानी कि किसी तरीके से रिलेशन जो थे वो हमारे उनके साथ नहीं थे. नॉर्थ विद स्टैंडिंग, तथापि द टू नेशन गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन 1947 एंड 1948 रिस्पेक्टिवली, दोनों ही देशों को अंग्रेजी शासन से 1947 और 1948 में जो है वो आज़ादी प्राप्त हुई थी. दोनों ही देश जो थे वो अंग्रेज़ों की कॉलोनी थे. भारत को 1947 में और इजराइल को 1948 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी. चलिए आगे देखते हैं. थ्रो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड इजराइल हैव गॉन बैक फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल. कहते हैं दो द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों ही देशों का जुड़ाव जो था वो बहुत पहले से भारत और इजराइल के बीच में जुड़ा हुआ था. डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉर्मली डेवलप्ड बिटवीन द टू नेशन आफ्टर द ओपनिंग ऑफ इजराइल एम्बेसी इन इंडिया इन 1992. और भारत और इजराइल के कूटनीतिक संबंध जो थे वो 1992 में दोनों देशों के बीच राजनीतिक दूतावास खुलने से और भी ज़्यादा कूटनीतिक संबंध जो थे वो और भी ज़्यादा गहरे हो गए. बट इवन आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कहते हैं बट इवन आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, कहता है डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी कि कूटनीतिक रिश्ते बनने की या कूटनीतिक रिश्ते स्थापित होने के बावजूद भी द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज started gaining firmness only after the formation of NDA government in 1996 and 1998 onwards. कहते हैं 1996 में जब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी कि जब 1996 में एक बार बीजेपी की सरकार बनी और 1998 में जब बीजेपी की सरकार बनी तब दोनों देशों की मित्रता में और भी ज़्यादा गहरापन आया. रिलेशन बिटवीन द टू डेमोक्रेटिक नेशन फर्दर इंटेंसिफाइड विद द विजिट ऑफ द टू हेड्स गवर्नमेंट. कहते हैं उसके बाद दोनों ही देशों के जो लीडर्स ने उन्होंने एक दूसरे देशों की यात्रा की, जिससे जो हेड थे वहाँ के मुखिया थे उन्होंने गवर्नमेंट के, उन्होंने एक दूसरे देशों की यात्रा की, जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्ते में या कह सकते हैं कि रिश्ते में आपस में बहुत ही ज़्यादा गहरापन आया. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इजराइल इन 2017, 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू टू विजिट इन 2018. और इजराइल के प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने 2018 में, जिनका कि नाम बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने भारत की यात्रा की 2018 में. द टू नेशंस हैव स्टार्टेड कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड्स. दोनों ही देशों ने बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वो सहयोग देने की या सहयोग से काम करने की जो है वो पेशकश की है, जैसे कि कल्चरल एक्सचेंज, जिसमें कि सांस्कृतिक बदलाव, सिक्योरिटी,
सुरक्षा, डिफेंस और काउंटर टेररिज्म जो है, आतंकवाद का विरोध करना, स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान, वाटर एंड एनर्जी, पानी और ऊर्जा, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और कृषि की विकास के लिए, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ये सारे के सारे जो एरियाज़ है जिस पे भारत और इसराइल जो है वो मिलकर काम करेंगे। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो हम अगला जो टॉपिक है भारत का, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो देखते हैं। भारत की न्यूक्लियर नीति, हालांकि ये टॉपिक आपको दिया हुआ है, इसके बारे में आपने स्टडी भी किया होगा कि 1974 में इंदिरा गांधी के समय में भारत ने पहला अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश किया था। और भारत जो था वो, लेकिन भारत ने तब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो था वो बिजली बनाने के लिए अपने आर्थिक संकट के पावर के आर्थिक संकट से, यानी कि विद्युत के आर्थिक संकट से जब हम गुजर रहे थे, उस समय हम लोगों ने ये प्रयास किया था और ये उसमें सफल भी हुए थे। कहते हैं इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी हैज़ ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड। कहते हैं भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, यानी कि अगर हम कहेंगे या परमाणु नीति है, वो हमेशा ही शांति में विश्वास रखने वाली है। हुज क्लियर इंप्रेशन इज़ रिफ्लेक्टेड इन द पॉलिसी, जो जिसकी की कहता है हुज क्लियर इंप्रेशन, जिसका कि सीधा प्रभाव जो है वो आप देख सकते हो कि हमने अपनी पॉलिसी में लिखा है कि नो फर्स्ट यूज़, कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का या न्यूक्लियर हथियारों का यूज़ जो है वो पहले कभी नहीं करेंगे। बट इन व्यू ऑफ कंटेम्प्रेरी रीजनल सिक्योरिटी, कहता है आज के इस आधुनिक और समकालीन क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए, द प्रेजेंट गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आज की सरकार जो आज एट प्रेजेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है देश के, नरेंद्र मोदी, हैज़ मेड इट क्लियर, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि दैट द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज़ कैन बी रिव्यूड, भी जो न्यूक्लियर वेपन्स को पहले इस्तेमाल ना करने की जो पॉलिसी है उसको दोबारा से निरीक्षण किया जाएगा, एंड चेंज इन कंसोनेंस विद द इंडियाज रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी, और भारत की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सिक्योरिटी को देखते हुए उसमें उसको बदलाव करने की ज़रूरत है, इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। इन एडिशन, इसके अलावा, इंडिया इज़ कमिटेड टू एंश्योर इट्स मेंबरशिप इन द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, और भारत जो है वो न्यूक्लियर सप्लाई करने, जो परमाणु या न्यूक्लियर सप्लाई करने वाले जो देश है उस पर भी मेंबरशिप के लिए अपना जो है वो कमिटेड है, उसके लिए भी भारत जो है वो पूरी तरह से समर्पित है कि वो उसका मेंबर बना जाएगा। एंड अपोजिंग द पार्टीशंस एंड अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटीज लाइक CTBT एंड NPT, और जो कि CTBT और NPT जैसी भेदभाव संधियाँ जो है उसका हमेशा से इंडिया जो है वो विरोध करता रहेगा। सो ये हमने 2 टॉपिक आज पढ़े हैं। सो अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। ये नया टॉपिक है, चैप्टर का नाम जो हम लोग देखेंगे। इसमें आपने इसके बारे में पढ़ा भी है, जयप्रकाश नारायण एंड द टोटल रेवोल्यूशन। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का एक तरीका जो था उसमें बिहार के एरिया में संपूर्ण क्रांति को चलाया था, और देश से पूरी तरह से वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते थे, फ्रॉम द बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम आप कह सकते हो, कि पूरी तरह से देश के अंदर से भ्रष्टाचारी को ख़त्म करना चाहते थे, और दलविहीन समाज, पार्टी लेस डेमोक्रेसी सोसाइटी जिसको कहते हैं, पार्टी लेस डेमोक्रेसी जो थी वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे पूरे देश के अंदर। सो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। So let's start our topic. The name of the topic is Jayaprakash Narayan and the Total Revolution. So Jayaprakash Narayan is known for the 3 contribution. Jayaprakash Narayan जो है वो अपने 3 योगदान के लिए जाने जाते हैं। फाइट अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, सामूहिकता समाजवाद के सिद्धांत, एंड चैम्पियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, और संपूर्ण क्रांति के बारे में जो है इन्होंने अपने विचार जो है वो दिए हैं। इस चीज़ के वो की कंट्रीब्यूटर भी कहलाते हैं। लेट्स स्टार्ट। कहता है जयप्रकाश नारायण वाज द फर्स्ट लीडर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। भारत की आज़ादी के पश्चात बाद जयप्रकाश नारायण जो थे वो पहले ऐसे लीडर थे हु अंडरटुक अ टायरेड अगेंस्ट करप्शन, जिन्होंने कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो था वो एक अपना कड़ा अभियान छेड़ा या कड़ी उसकी निंदा की। तो द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ, क्योंकि यूथ जो थी वो चाहती थी कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए।
पर्टिकुलरली इन गुजरात एंड बिहार, क्योंकि गुजरात और बिहार से ही ये मूवमेंट जो थे वो शुरू हुए थे। ही एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट करप्शन। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ में एक लोकपाल का ऑफिस चाहते थे, या एक लोकपाल का ऑफिस जो कि पूरी तरह से देश में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी तरह से निगरानी करे। हिज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, उनके सिद्धांत जो कि सामूहिकता समाजवाद के व्यूज़ इंडिया एज ए सोसाइटी, यानी कि उन्होंने जो अपने सामूहिकता समाजवाद के सिद्धांतों में कहा कि इंडिया जो है वो एक संस्थाओं से बनी हुई कम्युनिटी है, या इंडिया एक ऐसा समुदाय है जो कि संस्थाओं से बनी हुई है। कंप्राइजिंग द 3 लेयर, जिसमें कि आपस में 3 लेयर से, यानी कि 3 जिसमें तय होती हैं 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि कम्युनिटी, समुदाय, रीजन, क्षेत्र, और राष्ट्र, देश, जिसकी हम बात करते हैं जैसे लोकल, स्टेट और कंट्री की बात करते हैं, तो उसी तरह से वो मानते हैं भी कम्युनिटी, उसके बाद रीजन और उसके बाद राष्ट्र, भी समुदाय किसी पर्टिकुलर एरिया क्षेत्र को, और राष्ट्र की बात करते हैं। ऑल कंबाइनिंग टुगेदर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फेडरलिज्म, और इसी चीज़ को वो एक सच्चा संघवाद के रूप में मानते हैं, और ये कहते हैं कि यही एक पूरी तरह से सच्चा संघवाद है। बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल, जयप्रकाश नारायण एडवोकेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी एंड स्टेट थ्रू हिज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन। बेस्ड ऑन अबव प्रिंसिपल, अपने इन्हीं प्रिंसिपल के आधार पर जयप्रकाश नारायण एडवोकेट द ट्रांसफॉर्मेशन, वो पूरे के पूरे समाज को, लोगों को जो है वो टोटल रेवोल्यूशन के आधार पर, अपने टोटल रेवोल्यूशन के सिस्टम के साथ जो है वो पूरी सोसाइटी को और सोसाइटी के लोगों को जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन बदलना चाहते हैं। हिज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन sought to encompass moral, cultural, economic, political, educational and ecological ट्रांसफॉर्मेशन। अपने टोटल रेवोल्यूशन के अंदर वो इन सब चीज़ों को घेरना चाहते हैं, अपने टोटल रेवोल्यूशन से वो इन सब चीज़ों में बदलाव लाना चाहते थे, जिसमें कि आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और पर्यावरणीय ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इन सब चीज़ों को घेरना चाहते थे। जो भारत में इन सभी चीज़ों में जिस तरह से करप्शन या भ्रष्टाचार चल रहा था, तो अपनी टोटल रेवोल्यूशन करके वो इन सब एरियाज़ में, इन सभी फील्ड्स के अंदर जो है वो पूरी तरह से बदलाव चाहते थे। हिज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द राइट टू रिकॉल द इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज, मोहल्ला समिति इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। वो कहते हैं हिज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उनका राजनीतिक बदलाव जो था, इंक्लूड द राइट टू रिकॉल, वो उन सब चीज़ों को रिकॉल करना चाहते थे, या उन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करना चाहते थे। द इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज, जिसमें कि विलेज की इंपॉर्टेंस, मोहल्ला की इंपॉर्टेंस, समितिज़ इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर, एंड हिज कॉल फॉर ऊपर के लोग जॉइन पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर द क्लीन पॉलिटिक्स इन द कंट्री। और वो चाहते थे कि जो ऊपर के लोग हैं, यानी कि जो बड़े लोग हैं, जो हम धनी लोग हैं, या जो हम कह सकते हैं अभी जो पावरफुल पर्सन थे, जिनके पास राजनीतिक पावर जो थी, वो पॉलिटिकल पावर के लोग जो थे, वो चाहते थे कि वो भी लोग जो है वो देश की इस क्लीनलीनेस में, देश की इस सफाई के अंदर, क्लीन पॉलिटिक्स इन द कंट्री भी, उसके लिए वो स्ट्रगल करे, देश की सफाई के लिए। The essence of transformation, according to Jayaprakash Narayan, revolves around man who could be the real catalyst of change in India. The essence of transformation, ट्रांसफॉर्मेशन का ये बदलाव, अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण के अनुसार, द असेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन की खुशबू जो है, रिवॉल्व्स अराउंड मैन, ये आदमी, व्यक्ति के चारों ओर है, हु कुड बी द रियल कैटलिस्ट ऑफ चेंज द इंडिया, जो कि एक तरह से व्यक्ति है जो दूसरों को प्रेरणा देने वाला है, और वही दूसरों को प्रेरणा देकर इसमें बदलाव ला सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द 3 टॉपिक्स। ये हमने आज यहाँ 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।